स्टूडेंट्स, मैं रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर एवीएसटी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी। आज कोटा यूनिवर्सिटी कोटा के सिलेबस के अनुसार बीकॉम पार्ट सेकंड के एवीएसटी फर्स्ट के पेपर इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स का टॉपिक है कर्मचारी प्रोविडेंट फंड संबंधी नियम, रूल्स रिलेटेड एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, रूल्स रिलेटेड टू एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। तो कर्मचारी के प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता के अंशदान, कर्मचारी के अंशदान, उस पर जुड़ने वाले ब्याज और अवकाश ग्रहण की प्राप्ति पर मिलने वाली एकत्रित राशि वेतन शीर्षक की आय में जोड़ी जाएगी अथवा नहीं जोड़ी जाएगी के बारे में नियम है। तो सबसे पहले अंतर का आधार है, दूसरा वैधानिक प्रोविडेंट फंड है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, और दूसरा है प्रमाणित प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और तीसरा है अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो पहला अंतर का आधार है कि ये इस तरह के प्रोविडेंट फंड कहाँ पर रखे जाते हैं, कहाँ पर ये अनुकूल होते हैं। तो वैधानिक प्रोविडेंट फंड जो है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, वो सरकारी संस्थाओं में, अर्ध सरकारी संस्थाओं, स्थानीय सत्ता या विश्वविद्यालय आदि में रखे जाते हैं। जबकि प्रमाणित प्रोविडेंट फंड केवल ऐसी व्यापारिक कंपनियों के संगठन या कारखाने में रखे जाते हैं जहां 20 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हों, 20 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हो, अर्थात जहां आयकर अधिनियम की चौथी सूची के भाग ए के नियमों का पालन होता हो। और अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड कहाँ रखे जाते हैं, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, कि जहां पर वैधानिक प्रोविडेंट फंड या प्रमाणित प्रोविडेंट फंड नहीं रखे जाते हैं, उन संस्थाओं में ये अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड रखा जाता है। अर्थात ये छोटे स्तर के व्यापार करने वाली निजी संस्थाएं हो सकती हैं, छोटे स्तर के व्यापार करने वाली निजी संस्थाएं। अब इनके अनुकूलता के बाद दूसरा अंतर का आधार आता है कर्मचारी का अंशदान। जो कर्मचारी अपनी वेतन में से एक निश्चित प्रतिशत कटवाता है, तो वो उसके सैलरी हेड में, वेतन की इनकम में, सकल वेतन में शामिल होगा या नहीं होगा। तो वैधानिक प्रोविडेंट फंड होने पर वेतन में सम्मिलित रहता है, यानी कि उसके वेतन जो भी है, उसका मूल वेतन, महंगाई भत्ता या अन्य भत्ते या और कोई कमीशन, वो सब टोटल वेतन होता है। वो टोटल वेतन अपना आप सम्मिलित रहता है। अब इस टोटल वेतन में से ही कटौती की जाती है, तो उस कटौती से कोई तात्पर्य नहीं है, वेतन में अपना आप सम्मिलित रहता है। एक्स्ट्रा राशि हमें सम्मिलित नहीं करनी है, वेतन में अपना आप ही सम्मिलित रहता है। प्रमाणित प्रोविडेंट फंड की स्थिति में ये वेतन में सम्मिलित रहता है, और अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड होता है तो भी ये वेतन में सम्मिलित होता है, क्योंकि ये तो केवल एक कटौती होती है जिसका हम यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, क्योंकि हर स्थिति में वेतन में सम्मिलित रहता है। नियोक्ता का अंशदान, नियोक्ता भी अपनी तरफ से अंशदान कर्मचारी के प्रोविडेंट फंड में करता है। तो उस स्थिति में क्या वो वेतन में, सकल वेतन में शामिल होगा कि ये वेतन में, अगर वैधानिक प्रोविडेंट फंड है तो ये वेतन में सम्मिलित नहीं होता है, और यदि प्रमाणित प्रोविडेंट फंड है तो वेतन में 12% से अधिक वाली राशि सम्मिलित की जाती है। वेतन का तात्पर्य मूल वेतन और महंगाई भत्ते से है, जहाँ महंगाई भत्ता अवकाश ग्रहण की सेवा शर्तों के अनुसार देय होता है, या जहाँ सेवा शर्तों के अनुसार महंगाई भत्ता देय हो वहाँ महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाता है मूल वेतन में। और इसके अलावा किसी कर्मचारी को माल की बिक्री, एक तो वो कर्मचारी हो यानी कि उसको वेतन दिया जाता है, और दूसरी बात उस कर्मचारी को ही माल की बिक्री पर अतिरिक्त कमीशन भी दिया जाता हो, तो ऐसा कमीशन भी वेतन में शामिल किया जाएगा।
तो ऐसे कुल वेतन का 12% यानी कि मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता है, कमीशन आदि, कुल वेतन का 12% तक तो सम्मिलित नहीं किया जाता है। और यदि ऐसे कुल वेतन के 12% से अधिक वाली राशि है, यानी कि 14% है, तो 12% को छोड़ के 2% जो राशि है वो सम्मिलित की जाती है, यानी कि सम्मिलित की जाएगी। तो 12% तक तो सम्मिलित नहीं की जाती, 12% से अधिक होती तो अधिक वाली राशि सम्मिलित की जाती है। और नियोक्ता का अंशदान अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड में होता है तो वो वेतन में सम्मिलित नहीं होता है। तो वैधानिक प्रोविडेंट फंड में भी सम्मिलित नहीं होता है नियोक्ता का अंशदान, और अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड में भी नहीं होता है। प्रमाणित प्रोविडेंट में 12% वेतन के 12% तक तो सम्मिलित नहीं होता है, 12% से आगे की वाली राशि सम्मिलित की जाती है। फंड में प्रतिवर्ष जमा होने वाला ब्याज, तो जो जो फंड में जैसे राशि इकट्ठी होती जाती है तो एकत्रित राशि पर प्रतिवर्ष ब्याज दिया जाता है। तो वैधानिक प्रोविडेंट फंड होने पर फंड में प्रतिवर्ष जो ब्याज दिया जाता है एकत्रित राशि पर, एकत्रित शेष पर जो ब्याज दिया जाता है प्रतिवर्ष, तो वैधानिक प्रोविडेंट फंड होने पर वेतन में सम्मिलित नहीं होता है। ऐसे ही अगर प्रमाणित प्रोविडेंट फंड है तो एकत्रित राशि पर एक निश्चित प्रतिशत अर्थात 9.5% से तक की राशि तो सम्मिलित नहीं होती है, 9.5% तक के ब्याज की राशि तो सम्मिलित नहीं होती है, किंतु 9.5% तक के ब्याज की राशि तो सम्मिलित नहीं होती है, किंतु 9.5% से अधिक वाली राशि का ब्याज, अधिक वाली राशि का ब्याज यानी कि ब्याज की दर 9.5% से अधिक होने पर आधी की दर का ब्याज वेतन में सम्मिलित होता है। इसी तरह अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड होता है तो वेतन में ब्याज भी सम्मिलित नहीं होता। अब अवकाश ग्रहण की प्राप्ति पर मिलने वाली एकत्रित राशि, जब भी उस कर्मचारी का अवकाश ग्रहण होता है, जब उसको उसके अंशदान और उस पर ब्याज, नियोक्ता का अंशदान और उस पर ब्याज, अब तक जो एकत्रित राशि है वो सब उस कर्मचारी को मिलती है, तो वो एकत्रित राशि अवकाश ग्रहण पर जब मिलती है तो क्या वेतन में सम्मिलित की जाएगी? तो वैधानिक प्रोविडेंट फंड की स्थिति का जो एकत्रित शेष प्राप्त होता है वो वेतन में, प्राप्त होने वाले वर्ष में वेतन में सम्मिलित नहीं होता है। जबकि प्रमाणित प्रोविडेंट फंड की स्थिति है तो वहाँ 5 वर्ष की नौकरी करने पर सम्मिलित नहीं होता है। 5 वर्ष से कम की नौकरी हो तो सम्मिलित होता है, 5 वर्ष की नौकरी हो जाए तो फिर उस स्थिति में सम्मिलित नहीं होता है। 5 वर्ष से कम अवधि की नौकरी होने पर भी यदि किसी ऐसे कारण से नौकरी छोड़नी पड़ी जिस पर कर्मचारी का नियंत्रण नहीं था, यानी कि अचानक किसी आकस्मिक कारण से छूट गई, तो भी ये वेतन में सम्मिलित नहीं होगी एकत्रित राशि। दूसरे नियोक्ता के यहाँ नौकरी प्रारंभ कर दी जाए और पहले नियोक्ता के प्रमाणित प्रोविडेंट फंड से कर्मचारी का व्यक्तिगत खाते का शेष दूसरे नियोक्ता के यहाँ रखे गए प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में हस्तांतरित कर दिया जाए, तो जब दूसरे नियोक्ता के यहाँ सम्मिलित कर दिया जाएगा, प्रमाणित प्रोविडेंट फंड वापस चालू हो जाएगा, तो उस स्थिति में इसको वेतन में सम्मिलित नहीं किया जाएगा जो भी हस्तांतरित राशि है। और तीसरी बात यह आती है कि यदि दोनों नियोक्ताओं के यहाँ की गई नौकरी की अवधि 5 वर्ष हो जाए तो फिर दूसरे नियोक्ता के यहाँ से नौकरी छोड़ते समय भी वेतन में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, क्योंकि कुल दोनों नियोक्ताओं के यहाँ मिलाकर के उसकी नौकरी 5 वर्ष हो गई है। अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड की स्थिति में अवकाश ग्रहण पर मिलने वाली एकत्रित राशि का क्या ट्रीटमेंट होगा? तो जो नियोक्ता का अंशदान है और उसका ब्याज है, जो नियोक्ता ने अपनी तरफ से कर्मचारी के खाते में कंट्रीब्यूशन किया है, अंशदान किया है, तो नियोक्ता का जो अंशदान है एवं उस अंशदान पर अब तक जितना ब्याज सम्मिलित हुआ है तो वो वेतन में
अब सम्मिलित होगा अवकाश ग्रहण पर। अवकाश ग्रहण पर मिलने पर वेतन सकल वेतन में सम्मिलित किया जाएगा, न्योता का अष्टदान है उस पर एकत्रित ब्याज। कर्मचारी के अंशदान का जो योग है वो तो करमुक्त होता है, अर्थात उसको सकल वेतन में शामिल नहीं किया जाता है, जबकि कर्मचारी के अंशदान पर जो ब्याज एकत्रित हुआ है उसको सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं करके और अन्य साधनों से आई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एक्ट के अंतर्गत प्रयोगी किया जाता है, अर्थात सम्मिलित किया जाता है। धन्यवाद। बस।